इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से। ये यूएस के मेन काउंटी में रहते हैं। इस कपल मैट और रुथ की हैप्पी मैरिज में इनका बेटा है फ्रैंक। फ्रैंक से पेरेंट्स के साथ साथ फ्रेंडली रिश्ता भी रखते हैं। फ्रैंक ने हाल ही में कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। गर्मी की छुट्टियां बिताने वो अपने घर लौटा है। इस कहानी में नेटली भी है। नेटली एक डिवोर्स ओल्ड वुमेन है। उसके साथ उसके बच्चे भी रहते हैं। यहाँ में पता चलता है कि फ्रैंक नेटली के प्यार में है। फ्रैंक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर में शुरू करने वाला है, पर फिलहाल वो अपने फैसले के बारे में सोच रहा है। वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। वो शहर में ही रहकर फिशरमैन के तौर पर काम करना चाहता है। ऐसे में वो नेटली और उसके बच्चों के साथ रह पाएगा। उसके पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि फ्रैंक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में ध्यान दे और आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाए, पर फ्रैंक को नेटली के प्यार की धुन सवार है। वो यहीं रहना चाहता है ताकि नेटली से उसकी लव लाइफ भी चलती रहेगी और फिशरमैन के तौर पर काम भी चलता रहेगा। इसके बाद हमारा सामना होता है नेटली के एक्स हस्बैंड रिचर्ड से। रिचर्ड डिवोर्स के बाद भी नेटली में इंटरेस्ट रखता है। वो नेटली और अपने बच्चों की लाइफ में वापस आने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कई बार तो नेटली पर हिंसक भी हो जाता है। एक बार तो उसने फ्रैंक पर भी असॉल्ट कर दिया। फ्रैंक और उसकी कहासुनी हुई और यहाँ पर रिचर्ड फ्रैंक पर हिंसक हो गया। इन सब की वजह से रुथ बड़े टेंशन में है। उसे इस बात का अंदेशा है कि फ्रैंक की नेटली के साथ रिलेशनशिप फ्रैंक का करियर बर्बाद कर देगी। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंसर्न रहती है। इस बारे में रुथ मैट से बात करती है। मैट कहता है ये सब फ्रैंक की उम्र में होता है। नेटली के साथ उसका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये तो बस एक फ्लिंग है। फ्रैंक रुथ से कहता है कि वो रिचर्ड के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता है। रुथ इससे इनकार करती है। फ्रैंक यहाँ इंसिस्ट करता है, पर उसके इस जिद के बाद भी ना तो रुथ और ना ही मैट ही पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद नेटली के बच्चों ने फ्रैंक को फ़ोन करके उसे बुलाया है। ये एक फ्रैटनिंग कॉल सुनकर फ्रैंक नेटली के घर जाता है। यहाँ वो देखता है कि लिविंग रूम बुरी तरह से ट्रैश्ड है, जबकि नेटली डिप्रेशन में है। उसकी बुरी हालत देखकर फ्रैंक उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। नेटली बताती है कि रिचर्ड यहाँ आया था, वो अभी अभी यहाँ से निकला है, ये सब कुछ उसी ने अंजाम दिया है। फ्रैंक कहता है कि वो पुलिस को फ़ोन लगाकर बताने जा रहा है। नेटली उसे ऐसा करने से मना करती है। फ्रैंक नहीं मानता। नेटली यहाँ उससे रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि रिचर्ड बहुत डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकता है। नेटली कहती है कि सबसे ज़्यादा डर उसे अपने बच्चों को लेकर है। इतने में रिचर्ड यहाँ पहुँचा है। वो अभी भी गुस्से में है। नेटली बच्चों को सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। फ्रैंक फ्रंट डोर जो कि लॉक्ड है वहाँ से रिचर्ड को यहाँ से चले जाने को कहता है। रिचर्ड यहाँ से जाने लगता है, पर तुरंत ही वो बैक डोर से ब्रेक इन करता है। यहाँ हैंडगन से वो फ्रैंक पर शूट करता है और उसे यहीं मार देता है। इन सब बातों को कुछ दिन बीते हैं। अपने बेटे फ्रैंक के मरने पर रुथ और मैट की हंसती खेलती ज़िंदगी उजड़ चुकी है। इस सदमे से निकलना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दोनों अपने तरीक़ों से इसे डील कर रहे हैं। मैट अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश में खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश करता है, जबकि रुथ अब अकेले में बिल्कुल खामोश सी रहती है। फ्रैंक के मर्डर के जुर्म में रिचर्ड को जेल हुई थी, पर वो बेल पर रिहा हो गया है। यहाँ में रिचर्ड की फैमिली के बारे में पता चलता है, जो कि काफ़ी रिच है। उसकी फैमिली ने रिचर्ड के बेल अमाउंट को पे किया। अब जब रिचर्ड रिहा हो गया है, वो इस शहर में है। मैट और रुथ को मजबूरन उसे देखना पड़ता है, पर वो मजबूर हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद एक कपल अपने फ्रेंड्स विलिस और केटी के कॉटेज में जाते हैं। इस बार का वीकेंड ये यहीं स्पेंड करना चाहते हैं, पर यहाँ भी रुथ सबसे अलग थलग रहती है। बहुत मुश्किल ही वो किसी से बात करती है। यहाँ जब मैट ड्रिंक कर रहा है तब वो सस्पिशियस तरीके से मैट को देखती है। अगले सैटरडे को मैट जब घर से बाहर जाता है तो वो ये कहता है कि काम के सिलसिले में वो ऑफिस जा रहा है, पर वो ऑफिस न जाकर एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है। यहाँ नेटली काम करती है। यहाँ दोनों में बातचीत होती है, पर यहाँ थोड़ी देर में मैट फ्रैंक को लेकर इमोशनल होने लगता है। अपने इमोशन छुपाने के लिए वो यहाँ से चला जाता है। फ्रैंक की याद में वो फिशिंग करने जाता है। यहाँ अपने राइट इंडेक्स फिंगर को बुरी तरह काट लेता है। मैट और रुथ रिचर्ड को सज़ा दिलाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने लॉयर को बुलाकर उससे बात करते हैं। इनका लॉयर इन्हें कहता है इस केस में आई विटनेस न होने की वजह से रिचर्ड पर एक्सीडेंटली मैनस्लॉटर का केस बनेगा। ऐसे में उसे 5 से 10 साल की सज़ा होगी बस। ये कपल रिचर्ड को फांसी की सज़ा दिलाना चाहते हैं, पर लॉयर की बातें सुनकर दोनों को निराशा हाथ लगी है। दोनों में टेंशन और भी बढ़ने लगती है। रुथ और भी ज़्यादा निराश हो जाती है। अब मैट भी अपने डिप्रेशन को छुपा नहीं पा रहा। वो और विलिस मिलकर आज की शाम एक साथ स्पेंड करते हैं। दोनों यहाँ ड्रिंक करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं।
दोनों का ओपिनियन है कि ऐसा कानून किस काम का जो इन्हें न्याय न दिला पाए। मैट कहता है कि अमीर लोग कानून से जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। इधर नेटली रुथ से मिली है। यहाँ वो रुथ से अपोलोजाइज करने की कोशिश करती है। रुथ उससे बात नहीं करना चाहती, पर जब नेटली बार बार उसे अपोलोजाइज करती है तब रुथ उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। नेटली यहाँ रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। आज ही के दिन थोड़ी देर के बाद एक्सीडेंटली रुथ का सामना हुआ है रिचर्ड से। इस समय रिचर्ड कुछ धूम्रपान खरीदने आया है। ये सब देखकर रुथ और भी डिप्रेस हो जाती है। उसे रिचर्ड को यूं खुले में देखना पसंद नहीं, वो उसे जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती है। जब वो घर पहुंची है तब मैट से उसकी कहासुनी हो जाती है। दोनों में यहाँ आर्गुमेंट बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर इन हालातों का इल्ज़ाम लगाते हैं या दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी असभ्य हो जाते हैं। मैट रुथ पर आलोचना करते हुए इल्ज़ाम लगाता है कि उसने फ्रैंक के यूथ को ठीक से नहीं संभाला। उसे फ्रैंक के नज़दीक रहना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। अगर उसने ये सब किया होता तो शायद फ्रैंक आज जिंदा होता। इसका जवाब रुथ भी देती है। वो कहती है, तुमने फ्रैंक की मौत पर आंसू भी नहीं बहाए, तुम्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हमारा बेटा मर गया। इतने में एक छोटी लड़की इनके घर पर नॉक करती है। इससे इन दोनों के बीच की लड़ाई इंटरप्ट हो जाती है। मैट उस लड़की से $10 का चॉकलेट खरीदता है। इसके बाद वो रुथ से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। इस लड़की को देखकर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और साथ ही रुथ भी अब बदल गई है। रुथ भी रिटर्न में अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। इसके बाद रुथ और भी इमोशनल हो जाती है। वो मैट से बताती है कि आज उसकी मुलाकात न सिर्फ नेटली से बल्कि रिचर्ड से भी हुई थी। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे को संभालने का काम करते हैं, अपने गम को कम करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बाद मैट ने अलग ही प्लानिंग की है। वो रिचर्ड को गन पॉइंट पर लेकर उसका अपहरण करता है और रिचर्ड से कहता है, मैंने तुम्हारे बेल ख़त्म होने पर जेल जाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं तुम्हें स्टेट से बाहर भेज दूंगा। ऐसे में तुम हमारी नज़रों के सामने नहीं आओगे और हमें तकलीफ भी नहीं होगी। और रिचर्ड को वार्म वेदर वाले कपड़े पैक करने को फोर्स करता है या मैट एक ट्रेन स्केड्यूल को प्लान करता है। इसके बाद वो रिचर्ड को ग्रिनल कैबिन तक ड्राइव करने पर मजबूर करता है। यहाँ विलिस दूसरी गाड़ी में इनका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ विलिस रिचर्ड के सामान को अपनी गाड़ी में लोड करना शुरू करता है। वो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से कर रहा है, पर मैट इन सब में हेजिटेट कर रहा है। अचानक से वो प्लानिंग भूल जाता है। इमोशंस में आकर वो गोली निकालता है और रिचर्ड के शोल्डर में मारता है। इसके बाद वो 2 गोलियां उसके बैक में मारता है। इस तरह यहाँ रिचर्ड की कहानी खत्म हो गई। मैट के द्वारा रिचर्ड की मौत हो गई। ये सब देखकर विलिस शॉक्ड हुआ है। उसने तो कुछ और प्लानिंग की थी। मैट ने प्लान के बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। या वो मैट पर अपना गुस्सा उतारता है। मैट अपनी सफाई में कहता है कि वो वेट नहीं कर पाया। रिचर्ड को लेकर उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो अपनी प्लानिंग पर स्टिक ही नहीं रह पाया। इसके बाद दोनों कैबिन के पीछे जंगल में रिचर्ड की बॉडी को गाड़ देते हैं। इन सब के बाद दोनों घर की तरफ वापस लौटे हैं, पर रास्ते में एक ब्रिज के पास दोनों स्टक हो जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें 1 घंटा लेट हो गया है। ओरिजिनली प्लान के हिसाब से इन्हें 3 बजे सुबह तक अपने रेजिडेंस पर पहुंचना था, पर अब इन्हें 4 बज जाएंगे। ऐसे में चांसेस है कि कोई इन्हें बाहर से आते हुए देख ले। विलिस इसका गुस्सा मैट पर उतारता है। मैट इन सब के लिए माफ़ी मांगता है। फाइनली ये घर पहुँचे हैं। मैट अपने घर लौटा है। सीढ़ियों के नीचे वाले सिंक में वो खुद को वॉश करता है। वो अपने कपड़ों को एक पुराने ब्लैंकेट में रैप करता है। इन सब के बाद वो रुथ के बेडरूम में पहुंचा है। रुथ इस समय जागी हुई है और बेड पर ही धूम्रपान कर रही है। रुथ मैट से पूछती है, क्या तुमने काम को अंजाम दिया? मैट इस समय काफ़ी ट्रबल में है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। वो बेड पर चढ़ता है, फिर उससे दूर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुथ कॉफ़ी बनाने के लिए उठी है। मैट पीछे की तरफ मुड़ता है, अपने फिंगर के बैंडेड को हटाता है। इसी फिंगर से उसने रिचर्ड को मारते वक्त ट्रिगर दबाया था। मैट फिंगर के जख्म को देखता है। इतने में रुथ की किचन से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें कॉफ़ी पीनी है? मैट इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म के अंत में ये नहीं दिखाया गया कि पुलिस को मैट के द्वारा रिचर्ड को मारे जाने के बारे में खबर लगी या नहीं, पर फिल्म एक ऐसे फादर की कहानी बयां करती है जिसे कानून से निराशा हाथ लगी और मजबूरन उसने खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लिया। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।